कहानी के स्टार्टिंग 100 साल से सो रही महान शक्तियों की मालिक एक एंसेस्टर को दिखाते हुए होता है, जो कि अभी अभी अपनी नींद से जागती है और अपने सेवक चैन को देखती है, जो कि पिछले 100 सालों से उसकी निगरानी दे रहा होता है ताकि उसकी मालकिन सुकून से सो सके। एंसेस्टर जब अपने नींद से जागती है तब अपने नौकर के इस काम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो इनाम में उसे 100 साल की जिंदगी दे देती है। वो हवा में अपने हाथ को लहराती है जिससे सुनहरी रोशनी पैदा होती है और देखते ही देखते बूढ़ा चैन एक नौजवान पुरुष में बदल जाता है। फिर वो उससे उन 4 परिवार वैन, जू, सुन और वेई परिवार के वंशजों के बारे में पूछती है, क्योंकि 100 साल पहले इन चारों परिवार के मुखिया एंसेस्टर से मिले थे और उनसे मदद ली और चारों परिवार ने एंसेस्टर से प्रॉमिस किया कि उनके परिवार में जो भी सबसे अच्छा वंशज होगा, परिवार वाले उस वंशज को एंसेस्टर को सर्व करने के लिए उसके पहाड़ी में भेजेंगे। एंसेस्टर की मदद से और उनके आशीर्वाद से आज ये चारों परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वादे के मुताबिक किसी भी परिवार ने अपने वादे को पूरा ही नहीं किया। ये देखकर चैन कहता है कि मालकिन, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आपके साथ विद्रोह करना चाहते हैं। लेकिन एंसेस्टर को ये बात सही नहीं लगती है। उसे पता होता है कि वो आम लोग हैं और वो कभी भी एंसेस्टर को धोखा नहीं दे सकते हैं। जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। वो अपने हाथों पे कुछ गणना करती है और सबसे पहले येन फैमिली में जाने की बात करती है। कुछ ही देर में हवा के साथ एक उड़ती हुई पत्र आती है जो कि येन परिवार के मुख्य दरवाजे के बीच में लग जाती है। मैनेजर जब उस लेटर को इस तरीके से आते हुए देखता है तो पहले वो बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन जब वो उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तब वो और भी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए घर के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ समय पहले ही फैमिली हेड की डेथ हुई थी। उन्होंने 120 साल की जिंदगी जी थी, लेकिन फिर भी उनके मर जाने पे उनके अपने उनके लिए बहुत ही ज्यादा उदास थे। तभी यहाँ पे मैनेजर उस लेटर को लेकर आते हैं और फैमिली हेड के बेटे चोंग फे को उस लेटर के बारे में बताते हैं। तब चोंग फे भी उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। मैनेजर बताते हैं कि इसमें लिखा है कि आपके पिता ने 100 साल पहले किसी लेडी के साथ प्रॉमिस किया था कि आपके बेटे मतलब कि इस फैमिली के यंग मास्टर को नानसंग जाकर लेडी की सेवा करनी होगी। प्रॉमिस को सही समय पे पूरा ना करने की वजह से आज खुद ही दोपहर में वो यहाँ पे आने वाली हैं ताकि वो यंग मास्टर को अपने साथ लेकर जा सके। जी जब ये बात सुनता है तब उसे अपने ग्रैंडपा की गई हुई एक बात याद आती है। जब वो बीमार थे तब उन्होंने एक बार इस बारे में उससे जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी फैमिली में जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि किसी के आशीर्वाद की वजह से हासिल किया है। इसीलिए टाइम आने पे जी को कर्ज उतारना होगा और उस लेडी की सेवा करनी होगी। हालांकि जी को उस समय ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगा था कि दादाजी बीमार हैं, इसलिए वो ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये बात जानने के बाद वो सोचता है कि वो कोई 50 साल की बूढ़ी औरत होगी, वो उसकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जी की मॉम भी इस सबसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए वो अपने बेटी को किसी भी हाल में किसी की सर्वेंट बनते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए वो थोड़ा बहुत हंगामा करती हैं। ये देखकर उनके हस्बैंड मिस्टर चैंग उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि ये सारी बातें सच है या फिर झूठ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो इंसान यहाँ पे आने वाला है उसका आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखें। और सच्चाई क्या होने वाली है ये तो उस इंसान के आने के बाद ही पता चलेगा, तो सब लोग शांत रहिए। मिस्टर चैन भी उस शख्स को देखना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता ने मरने से पहले उनसे कहा होता है कि उनके फैमिली में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो किसी की वजह से उन्होंने हासिल किया है। इसलिए ये भी उस शख्स को देखना चाहते थे और इसलिए वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सब देखकर जी की मॉम को ये सुनकर कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनका रिश्ता उनके हस्बैंड के साथ कुछ सही नहीं चल रहा था। इसीलिए वो ऐसा सोचती हैं कि शायद उनके हस्बैंड अब उन्हें प्यार नहीं करते हैं और शायद उनकी लाइफ में कोई मिस्ट्रेस आ गई है जिसे वो इस बहाने से घर में लाना चाहते हैं ताकि वो उन्हें प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी दे दे। और अब तो उनके डैड भी नहीं है उन्हें रोकने टोकने वाले, तो ये उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक दोपहर होते ही एंसेस्टर येन फैमिली में दाखिल होती है। वो आते ही फैमिली हेड की कुर्सी पे बैठ जाती है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा यंग, स्लिम, ट्रिम और किसी बड़े घराने की दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से मिसेस चैन का जो कंफ्यूजन होता है वो कंफर्म हो जाता है कि सामने बैठी हुई लड़की उनके हस्बैंड की मिस्ट्रेस ही है। और दूसरी तरफ जी जो होता है वो एंसेस्टर को देखकर तो फुल इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि क्या ये वो लेडी है जिसके बारे में ग्रैंडपा बात कर रहे थे? ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इनके लिए तो मैं खुशी खुशी से सर्वेंट बन जाऊंगा। फिर वो रियलाइज करता है कि वो क्या करता है, लेकिन इसकी मन की बातें एंसेस्टर सुन लेती है। वो इसकी तरफ गुस्से से देखती है, जिस वजह से वो इसके सामने नील डाउन हो जाता है। लेकिन उसे तो इस बात का पता ही नहीं चलता है। जब उसे रियलाइज होता है तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। पिता ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और वो एंसेस्टर की पावर को भी फील कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें अपने पिता की बातों पे भरोसा हो जाता है कि ये सच में उनकी मास्टर हैं। लेकिन मिसेस चैंग तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। वो एंसेस्टर का फेस देखने की कोशिश करती हैं और उसके चेहरे के कपड़े को हटाने के लिए कहती हैं, लेकिन चैन सभी को आगाह करता है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी एंसेस्टर पिछले 100 सालों से सोकर जगी
लगी हुई हैं और इस तरीके से उन्हें देखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये सुनकर चैंग फेंग कहते हैं कि ठीक है, हम उनके चेहरे को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन मिसेस चैंग को तो उनका चेहरा दिखना था, इसलिए वो कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए कि ये सच में हमारे पिताजी की मास्टर हैं भी या फिर नहीं। और वैसे भी हमारे फैमिली हेड के पास उनके मास्टर की एक तस्वीर है जो कि उनके स्टडी रूम में है। अच्छा होगा कि हम उस तस्वीर से इस लड़की का फेस मैच कर ले। एंसेस्टर कहती है कि क्या आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं है। ये सुनकर चोंग फेंग कहते हैं कि नहीं, बस हम कंफर्म करना चाहते हैं, और वो भी अपने नौकर को तस्वीर लाने के लिए भेज देते हैं। एंसेस्टर को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेचीदी लग रही होती है, इसलिए वो डायरेक्टली फैमिली हेड के पास चली जाती है जो कि मर चुका होता है। वो अपने पावर का यूज करके उसे जिंदा करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे चैंग फेंग आ जाता है जो कि एंसेस्टर को रोक लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि एंसेस्टर मरे हुए इंसानों को भी जगा सकती है। वो एंसेस्टर से कहता है कि वो नहीं चाहता है कि किसी भी रीजन की वजह से उसके पिताजी को कोई भी परेशानी हो। उन्होंने इस दुनिया में बहुत ही सुकून की जिंदगी जी है, तो वो चाहता है कि इस दुनिया से भी वो आराम से चले जाएं। ये सुनकर एंसेस्टर भी छोड़ देती है और चुपचाप अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। इधर मिसेस चैंग को एंसेस्टर और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे वह बैठती है वो तमाशा करना क्रिएट कर देती है। वो कहती है कि तुम कहती हो कि तुम हमारे फैमिली हेड की मास्टर हो, लेकिन हमारे फैमिली हेड की जिंदगी 120 साल की थी और तुम तो उनकी मास्टर हो, तो तुम्हारी उम्र भी उनसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तुम तो ज्यादा से ज्यादा 20 या फिर 22 साल की दिखाई दे रही हो। और वैसे भी तुमने अपने चेहरे को ढक लिया है ताकि कोई भी तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हें पहचान ना सके। क्या तुम सच में इस फैमिली के हेड की मास्टर हो, या फिर तुम्हारा चेहरा अंदर से खराब है जिसे छुपाने के लिए तुमने अपने चेहरे को ही ढक दिया है। ये सुनकर चैन उन्हें शांत करता है और कहता है कि अच्छा होगा आपके लिए कि आप इनके बारे में ऐसी बातें ना करें। लेकिन वो तो शांत बैठती नहीं है। वो लोगों को भड़काने लगती है कि ये कोई और लड़की है, यहाँ पे हम सभी को लूटने के लिए आई है। वो ऐसी ऐसी बातें करने लगती हैं। जी को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो ये सोच रहा होता है कि अगर ये उसकी ग्रैंडपा के मास्टर ना हुई तो पक्का इस लड़की को वो खुद ही पटा लेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये बात भी एंसेस्टर सुन लेती है और वो गुस्से से उसके तरफ देखती है, जिस वजह से उसे थप्पड़ लग जाता है और उसे इस बार भी पता नहीं चलता है कि उसे किसने थप्पड़ मारा। और इधर मिसेस चैन सभी लोगों को कन्विंस कर लेती है कि ये लड़की कोई फ्रॉड है, ये कोई एंसेस्टर नहीं है और ना ही इनके फैमिली हेड की कोई मास्टर है। चैन सभी को समझाता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनके साथ भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये लोग उसके वार्निंग को समझ ही नहीं पाते हैं। और इधर मिसेस चैंग जो होती हैं वो तो एंसेस्टर के चेहरे से कपड़े हटाने की कोशिश में लगी होती हैं, लेकिन एंसेस्टर इसलिए अपने चेहरे को ढक कर रख रही होती है क्योंकि सोने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जहरीली हो चुकी होती है। इसलिए वो अगर अपने चेहरे से अभी कपड़ा हटा देती है तो जो कोई भी उसके चेहरे को पहली बार देखेगा वह तुरंत मर जाएगा। और इसीलिए वो अपने नौकर के सामने भी इसी कपड़े के साथ आई थी, लेकिन ये लोग उसकी बात को समझ ही नहीं रहे होते हैं। और इधर मिसेस चैन के मुंह में जो भी आ रहा होता है एंसेस्टर को लेकर वो सारी बातें बोले जा रही होती है, जिस वजह से एंसेस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो घूर कर मिसेस चैन की तरफ देखती है, जिस वजह से हवा से उन्हें थप्पड़ लग जाती है। उनके हस्बैंड उन्हें संभालते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये लड़की तुम्हारी मिस्ट्रेस है और तुम इसे जानबूझकर घर में लेकर आए हो। तभी नौकर भी एंसेस्टर की पेंटिंग को लेकर चला आता है। धीरे धीरे उस पेंटिंग को खोला जाता है। लोग ये देखकर सन रह जाते हैं कि पेंटिंग में जो लड़की होती है वो एंसेस्टर ही होती है, क्योंकि उसकी आंखें हूबहू इसकी तरह ही मिल रही थी। लेकिन अभी भी मिस्टर चैन इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि मैं पूरी तरीके से जब इसके चेहरे को नहीं देख लूंगी तब तक मुझे इस बात पे भरोसा नहीं होगा। नौकर उन्हें फिर से आगाह करता है, लेकिन मिसेस चैंग तो ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे कि ये कोई फनी बात हो। एंसेस्टर को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसे अपने सामने झुकने के लिए कहती है। उसके सब जैसे ही खत्म होते हैं वो तुरंत उसके सामने झुक जाती है। फिर एंसेस्टर उन्हें अपने आप को ही थप्पड़ मारने के लिए कहती है और ये अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाती है थप्पड़ मारने से। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिसेस चैंग समझ नहीं पाती है कि सामने बैठी हुई लड़की कोई आम लड़की नहीं है। वो तो ये कहती है कि ये तो इस लड़की की ट्रिक्स है जिससे ये हमें धमकाने की और डराने की कोशिश कर रही है। इस बार भी हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। ये देखकर एंसेस्टर कहती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे ड्रामा कर रही हूँ, तो तुम ही आकर मेरे चेहरे से इस कपड़े को क्यों नहीं हटा देती हो। ये सुनकर वो डरती नहीं है और कहती है कि क्यों नहीं, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो एंसेस्टर के चेहरे से उसके कपड़े को हटाने वाली होती है। तभी यहाँ पे जी आ जाता है जो कि अपने मॉम को रोकने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आपने देखा था ना यहाँ पे क्या क्या हुआ था, इसलिए आप रुक जाओ। लेकिन वो रुकते नहीं है। इस बार भी इनके हस्बैंड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मिस्ट्रेस को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी बातें नहीं सुनती हैं और लाखों बार समझाने के बावजूद भी वो एंसेस्टर के चेहरे से कपड़े को खींच देती हैं। और उसे खींचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और कहती है कि देखो ये लड़की झूठ बोल रही थी, कपड़ा हटाने के बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं पूरी तरीके से सही सलामत तुम सभी के सामने खड़ी हूँ। अचानक से मौसम बदलने लगता है, तेज हवाएं बहने लगती हैं और बिजली कड़कने लगती है।
लेकिन मिसेस चैंग तो अपने आप को ये समझाती हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ कोइंसिडेंट है। लेकिन अचानक से जानवरों की आवाज, रोने की आवाज आसपास से आने लगती है और सभी लोग आवाज सुनकर डरने लगते हैं। और अचानक से जब वो एंसेस्टर को देखते हैं तब उन्हें भरोसा हो जाता है कि पेंटिंग वाली लड़की और सामने बैठी चेयर पे लड़की दोनों सेम टू सेम है, मतलब कि ये सच में एंसेस्टर है और फैमिली हेड की मास्टर भी है। लेकिन मिसेस चैन को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा होता है। वो एंसेस्टर को देखने के बाद भी कहती हैं कि इस लड़की ने अपने आप की सर्जरी कराई है और मेकअप करके हमें डराने के लिए और हमारी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए यहाँ पे आई है। इस लड़की ने तो कहा था कि इसके चेहरे को देखने के बाद मेरे साथ ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मैंने इसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया और अभी भी मैं तुम सभी के सामने सही सलामत हूँ। एंसेस्टर कहती है कि बस आपको 10 सेकंड रुकना है। ये सुनने के बाद भी वो डरती नहीं है, वो खुश होती है। लेकिन अचानक से 5 सेकंड बीतते ही उसके सभी बाल सफेद हो जाते हैं, उसके चेहरे पे काले काले धब्बे आ जाते हैं और वो बूढ़ी हो जाती है। वो जैसे ही अपने चेहरे को आईने में देखती हैं वो बुरी तरीके से डर जाती हैं। तभी आईना भी टूट जाता है और कांच के छोटे टुकड़े उनकी आंख में लग जाते हैं, जिस वजह से आंख से ब्लड आ जाता है। लकीली घर का डॉक्टर इसमें घर पे ही होता है, जो कि उनकी हालत को देखकर उन्हें ट्रीट करता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर उनकी आंखों को बचा नहीं पाता है। ये सुनकर वो बुरी तरीके से डर जाती हैं। अपने बेटे को कहती हैं कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। एंसेस्टर कहती है कि हॉस्पिटल जाने का क्या फायदा, तुम तो 4 मिनट के अंदर मरने वाली हो। चैन कहता है कि मैंने तो आप सभी को पहले ही वार्न किया था कि आप लोग मेरी मालकिन के साथ ना उलझो, लेकिन एक बार में लोग समझते क्या है। अच्छा होगा कि वो अपनी मौत का इंतजार ही करे, वो भी शांति से बैठकर। वो डरते हुए डॉक्टर से अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर भी जब उनके नब्ज को चेक करते हैं तब वो कहते हैं कि आपके नब्ज तो धीरे पड़ रहे हैं, मैं आपकी जान नहीं बचा सकता हूँ। वो रोती हैं और अपनी गलती के लिए पछताती हैं। तभी उनके हस्बैंड भी उनके ऊपर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार रोकने की कोशिश की थी। फिर वो अपनी वाइफ के साथ एंसेस्टर के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी एंसेस्टर से माफी मांगते हैं ताकि वो मिसेस चैन को ठीक कर सके। लेकिन एंसेस्टर हवा में अपने हाथ को लहराती है, जिस वजह से सभी उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं होता है मिसेस चैन की जान बचाने का। मिसेस चैन उसके सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती हैं, उससे सेकंड चांस मांगती हैं। लेकिन एंसेस्टर कहती है कि जो तुमने बोया है तुम्हें उसी को काटना होगा, मैंने तो तुम्हें चांस दिया था, लेकिन तुम ही तो मेरे चेहरे को देखना चाहती थी। इससे मिसेस चैन को समझ में आ जाता है कि एंसेस्टर उसकी जान बिल्कुल भी नहीं बचाने वाली है, इसीलिए वो अब डरती नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि जी मेरा बेटा है, अगर तुम मेरी हालत इस तरीके से करती हो तो वो कभी भी तुम्हें सर्व नहीं करेगा। वह ऐसी बातें कह के एंसेस्टर की नजरों में और भी ज्यादा बुरी बन जाती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनका बेटा तो किसी हाल में भी एंसेस्टर को सर्व करेगा। बार बार गलती करने की वजह से अब कोई भी उनके साथ नहीं होता है और अपनी गलती की वजह से वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इस बार उन्हें दिल से रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती की है। वो एंसेस्टर से माफी मांगती हैं, लेकिन अब समय निकल चुका होता है माफी मांगने का, इसलिए वो मर जाती हैं। जी को अपनी मॉम के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी माँ गलत थी, जिसकी उन्हें सजा मिली है। मिस्टर चैंग भी समझ रहे होते हैं कि उनकी वाइफ ने गलत किया है, जिस वजह से एंसेस्टर ने उसे सजा दी। वो अपनी वाइफ के लिए दुखी होते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं। वो तुरंत बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और लाश को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। बॉडी जाते ही जी एंसेस्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसके मुंह को कवर कर देते हैं और कहते हैं कि सोच समझकर बोलना, अपनी माँ की तरह कुछ गलत मत कह देना जिस वजह से तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। वो उसे समझाते हैं और वो समझ जाता है। फिर सभी एंसेस्टर के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये एंसेस्टर है, कोई झूठी लड़की नहीं है। फिर एंसेस्टर अपने नौकर के साथ मरे हुए फैमिली हेड के पास जाती है और कहती है कि मुझे इसे जगाना होगा, क्योंकि मेरी जरूरी चीज इसके पास थी। फिर वो हवा में मैजिक करते हुए कुछ जादुई गोलियां लाती है, जिसे ऐसा करते हुए जी देख लेता है। वो शॉक्ड हो जाता है कि कोई हवा में ऐसी चीज को कैसे ला सकता है। तभी एंसेस्टर उसे आवाज देती है। आवाज सुनते ही वो तुरंत एंसेस्टर के पास जाता है। वो उस जादुई गोली की डिब्बी उसके हाथ में देती है और उसमें से एक गोली उसके ग्रैंडपा को उसे खिलाने के लिए कहती है। जब वो ये सब कर लेता है तब वो फैमिली हेड के पास खुद ही जाती है। वो अपने पावर का यूज करती है और उसे जिंदा करने की कोशिश करती है। पावर का यूज करने के बाद वो उसे 2 बार वापस आने का आदेश देती है। उसके शब्द खत्म होते ही बूढ़ा इंसान होश में आ जाता है। अपने मरे हुए ग्रैंडपा को अचानक से जिंदा होते हुए देखकर जी की हालत खराब हो जाती है। वो तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर कोई कैसे मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित कर सकता है। ग्रैंडपा जब अपनी आंखें खोलते हैं तब वो सबसे पहले चैन को देखती हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम तो वापस से 20 साल के हो गए हो। ये सुनकर वो कहता है कि ये एंसेस्टर की बदौलत है, वो वापस आ गई हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर वो तुरंत अपने बेड से उतरता है और तुरंत एंसेस्टर से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। एंसेस्टर को देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं और उनके सामने झुकते हैं। फैमिली हेड को जिंदा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद फैमिली हेड जी को एंसेस्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि यही वो शख्स है जो कि आपकी सेवा करेगा। मैं पिछले कई सालों से आपका इंतजार करते आ रहा
रहा हूँ। जब मैं मर रहा था तब मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं मरने से पहले आपको देख सकूं और फाइनली आज जाकर मेरी ये इच्छा पूरी हुई। ऐसा कहते हुए वो सभी लोगों के साथ इनके सामने झुक जाते हैं। असिस्टेंट सभी को खड़ा करती है और इसके बाद वो फैमिली हेड से ड्रैगन स्केल फैन के बारे में पूछती है, जिसे सोने के ड्रैगन के पंखों से बनाया गया था, जो कि प्योर सोने का एक चाइनीज पंखा था। एंसेस्टर ने 100 साल पहले ड्रैगन फैन को चारों कबीलों को दिया था ताकि उसकी मदद से वो लोग अमीर हो जाए और उनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। लेकिन जब वो ड्रैगन फैन को वापस मांगती है तो फैमिली के हेड से उसे पता चलता है कि वेई परिवार ने धोखे से उस ड्रैगन फैन को हासिल कर लिया है। आगे फैमिली के हेड बताते हैं कि जो वेई परिवार का अडॉप्टेड सन है वो कुछ समय पहले मेरे पास आया था। उसने कहा था कि मिस्टर वेई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इसलिए वो उनके इलाज के लिए ड्रैगन फैन चाहता है। मैंने भी उस ड्रैगन फैन को उसे बिना कुछ सोचे समझे दे दिया। बहुत समय बीत गया लेकिन फिर भी उसने मुझे ड्रैगन फैन वापस नहीं किया, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उसके पास गया था। लेकिन मैपल ने तो चाय के अंदर धोखे से जहर डालकर मुझे पिला दिया, जिस वजह से मेरी हालत खराब हो गई और मैं धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन माय लेडी, आपने मुझे बचा लिया। वेई परिवार ने यहीं तक मुझे नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्होंने बाकी परिवार और हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की और सबके मन में ये बात फैला दिया था कि उस ड्रैगन फैन को मैंने चुरा लिया है और मैं किसी को उसे देना नहीं चाहता हूँ, जिस वजह से बाकी सभी फैमिली ने हमारे फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ दिया। असिस्टेंट कहती है कि 100 साल पहले मैंने ड्रैगन फैन को तुम्हारे हवाले किया था। उस समय मैंने तुम्हें बताया था कि किसी खास ने मुझे ये हिफाजत के लिए अपने पास रखने के लिए दिया है और मैंने उस समय ड्रैगन फैन को तुम्हारे हाथों में सौंपा था उसकी सुरक्षा के लिए। फैमिली हेड बताते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके काम को सही तरीके से नहीं किया, इसीलिए मैं अपने ग्रैंडसन को आगे करता हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से आपको सर्व करे। वो अपने पोते को उनके सामने झुकने के लिए कहते हैं लेकिन एंसेस्टर उन्हें बीच में ही रोक देती है। वो उनसे साफ साफ कह देती है कि अब जब चारों कबीलों में प्यार नहीं है, उनके बीच एकता नहीं है, वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, तो मुझे चारों कबीलों के उत्तराधिकारी में से किसी एक को चूज करना होगा। यह सुनकर जी थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि फैमिली में उसकी ज्यादा इज्जत नहीं होती थी, नौकर भी उससे सीरियसली नहीं लेते थे और अब ये सारी चीजें हो रही थी। वो सोचता है कि अगर लोगों के बीच में अपना जगह बनाना है तो सबसे पहले उसे एंसेस्टर को सर्व करना होगा, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इधर एंसेस्टर अपने पावर का यूज करती है और तीनों परिवार को बुलाने के लिए मैसेज भेज देती है। थोड़े ही देर के अंदर इसके मैसेज सभी परिवार के पास एक एक करके पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग एंसेस्टर की आवाज सुनते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यन फैमिली की तरफ निकल जाते हैं। इधर जू फैमिली के हेड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंसेस्टर के आने की वजह से, क्योंकि उनके आने की वजह से ड्रैगन फैन भी सबके सामने आ जाएगा। वो अपने पोते को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं लेकिन उनका पोता तो गेम खेलने में लगा होता है। वो उसके कान को खींचते हैं और उसे अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। वो उसे अच्छी तरीके से रेडी होने के लिए कहते हैं और साथ ही एंसेस्टर को सर्व करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लिन उनकी बातों को नहीं मानता है और कहता है कि मैं किसी को भी सर्व करने के लिए आपके साथ नहीं जाऊंगा, पता नहीं आप मुझे कहाँ पे ढकेल रहे हो। तब ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि एंसेस्टर उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत के साथ उनके आशीर्वाद की वजह से ही हासिल किया है, इसलिए उसे सर्व तो करना ही होगा। लेकिन ये लिन तो जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि एंसेस्टर कोई धोखेबाज है। जब ग्रैंडपा को समझ में आ जाता है कि ये लिन इतनी आसानी से उनके साथ नहीं जाने वाला है, तब वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं और धमकी देने लगते हैं कि वो उसे प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, जिस वजह से वो जाने के लिए मान जाता है। उधर दूसरी तरफ सुन फैमिली का भी कुछ यही हाल होता है। सुन फैमिली के भी हेड अपने पोते साओ को मना रहे होते हैं कि वो एंसेस्टर से जाकर अंदर मिल ले, लेकिन वो तो यन फैमिली में आने के बाद भी यहाँ के एक पिलर को पकड़ के बैठा होता है और अंदर जाने से मना कर रहा होता है। उसके ग्रैंडपा उसे बहुत ही ज्यादा कन्विंस करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। तब उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ठीक है, एक दिन मेरे हिसाब से चलो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तब जाकर साओ भी एंसेस्टर से मिलने के लिए मान जाता है। आखिर में हमें वेई परिवार के लोग दिखाए जाते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वेई परिवार के हेड ने 30 साल पहले जिस लड़के को गोद लिया था मैपल, वो आज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके मन में ताकत को कब्जा करने की लालच थी, जिस वजह से उसने वेई परिवार को कैद में रखा था और साथ ही घर के पोते हैंक को भी बुरी तरीके से पीट रहा होता है ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी मैपल के हाथ चली जाए। ये सब कुछ देखते हुए फैमिली हेड 30 साल पहले हुई बातों के बारे में याद करते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैं 30 साल पहले मैपल को अपने घर पे लेकर आया। पता चलता है कि 30 साल पहले मैपल अनाथ था, उसके पास ना ही रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए कुछ था। जब वेई परिवार के हेड ने मैपल को इस हालत में देखा तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मैपल को अडॉप्ट कर लिया और अपने घर पे ला दिए। आगे उन्होंने मैपल को 20-25 ईयर तक अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया। लेकिन एक बार जब वो अपने पोते को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और ड्रैगन फैन के बारे में बता रहे थे तब उसने छुपकर ये सारी बातें सुन ली, जिसके बाद उसके मन में ताकत को और पैसे को कब्जा करने की ऐसी लालच जाग
की, जिस वजह से उसने सब कुछ भुला दिया। फैमिली हेड जिसने उसके बुरे समय में उसकी मदद की, उसकी मदद को भी उसने भुला दिया और बुरी तरीके से उसे पीटा। वेई फैमिली ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी अनाथ की मदद करने पे उन्हें रिटर्न गिफ्ट कुछ ऐसा मिलेगा। उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया होता है, लेकिन उनके दिल में एक आस होती है कि शायद एंसेस्टर उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। इसीलिए वो मैपल से कहते हैं कि वो ड्रैगन फैन के पीछे पड़ना बंद कर दे, क्योंकि जब एंसेस्टर आएगी तब किसी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जो भी लालच करेगा उसे मरना ही होगा, इसलिए वो अपने सर से ये ताकत का भूत हटा दे। लेकिन इनकी एडवाइस सुनकर तो मैपल को गुस्सा ही आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे भी वो कई सालों से इस परिवार में था, तो उसने कभी भी एंसेस्टर को सामने से देखा नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद फैमिली का जो हेड है उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए सब झूठ बोल रहा है ताकि मैपल डर के यहाँ से चला जाए। मैपल तो ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन वेई परिवार अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बातें नहीं मानता है और उनसे ड्रैगन फैन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन मिस्टर वेई उसे ड्रैगन फैन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए पास में रखे हुए लोहे की डंडे को उठाता है मिस्टर वैंग को मारने के लिए। ये देखकर वो लोग डर रहे होते हैं, तभी सामने दरवाजे से किसी की आवाज आती है, जो कि वो एंसेस्टर की होती है और वो मिस्टर वेई को उनके पोते के साथ वैन फैमिली में बुला रही होती है। अचानक से आवाज सुनकर तो मैपल भी थोड़ा सा डर जाता है और इसीलिए वो मिस्टर वेई से पूछता है कि बताओ तुम ये कौन सा ड्रामा कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि भूत का नाटक करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एंसेस्टर तुम्हें बचाने के लिए आएगी, जो कि पिछले 30 सालों से मैंने तो उसे कभी भी फैमिली में नहीं देखा, और आज जब तुम्हारी जान पे बात आई है तो वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगी? क्या मैं इतना ज्यादा पागल तुम्हें दिखता हूँ जो कि तुम्हारे इस नौटंकी पे भरोसा कर लूंगा और तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि डर आखिर कैसा दिखता है। ऐसा कहते हुए वह हैन को उसी लोहे की रड से वार कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि हम सभी को यन फैमिली में जाना चाहिए। देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पे कौन आई है जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे हंगामे हो रहे हैं, और वैसे भी मुझे कुछ चीज हासिल करनी है। बाद में सोचता है कि उसे ड्रैगन फैन किसी भी हाल में चाहिए, और अगर यन फैमिली में जाने के बाद उसे ड्रैगन फैन मिल जाता है तो ये अच्छी बात होगी। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हैन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है चोट की वजह से। उसके ग्रैंडपा उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहे होते हैं कि वो अपने पोते के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ यन फैमिली के हेड को जब पता चलता है कि उनकी डॉटर इन लॉ की डेथ किस वजह से हुई थी, तब वो जी पे ही गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ को सिखाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि एंसेस्टर कितनी ज्यादा ताकतवर है। जी कहता है कि इसमें अब मेरी कौन सी गलती है। तब उसके ग्रैंडपा उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है ना, तो तुम्हें एंसेस्टर का दिल जीतना होगा। कुछ ही समय के बाद यहाँ पे जू, सैन और वेई फैमिली के लोग भी आ जाएंगे। सभी एंसेस्टर के गुलाम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनका गुलाम बनना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि मैं क्या करूँ, आपकी एंसेस्टर तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। ये सुनकर तो ग्रैंडपा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने एंसेस्टर का दिल नहीं जीता और उनके सेवक नहीं बने तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से ही बाहर निकाल दूंगा। कुछ ही समय में यन फैमिली के दरवाजे पे जू फैमिली और सुन फैमिली भी आ जाते हैं, साथ में उनके पोते भी होते हैं। वैसे तो इन्होंने साथ में मिलकर कई सालों तक काम किया होता है, लेकिन जब से ड्रैगन फैन की प्रॉब्लम सामने आई थी तब से ही सभी के बीच में दूरियां आ चुकी थी। इसीलिए दोनों फैमिली के हेड के साथ साथ दोनों फैमिली के ग्रैंडसन भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। और उधर दूसरी तरफ बेचारा जीई इसी बात की कंफ्यूजन में था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे ग्रैंडपा की बातें सुनकर एंसेस्टर को सर्व करना चाहिए या फिर ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर वो छोड़ता है तो उसे प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पे एक नौकर आता है और जी को बताता है कि जू फैमिली और सुन फैमिली के लोग आ चुके हैं। वो सेकंड फ्लोर से ही उन सभी को घर के अंदर आते हुए देख रहा होता है, और जैसे ही उसकी नजर येलिन और साओ पे जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर आए होते हैं, ये देखकर उसे थोड़ा इनसिक्योर दिखने लगता है कि वो इन दोनों के साथ बुरा ना दिखे, इसलिए वो भी तुरंत अपने कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जू फैमिली और सुन फैमिली के हेड जैसे ही अंदर आते हैं, वो यंग फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि सही सलामत जिंदा उनके सामने खड़े थे। ये देखकर दोनों हेड को ऐसा लगता है कि शायद ये बूढ़ा इंसान नाटक कर रहा था ताकि इससे मिलने के लिए लोग आए और इस बूढ़े को इस दौर में भी अटेंशन मिले। ये सुनकर तो घर का मैनेजर आगे बढ़ता है और दोनों हेड को समझाता है कि यन फैमिली के हेड तो मर चुके थे, लेकिन उन्हें एंसेस्टर ने बचाया। ये बातें सुनकर वो काफी हैरान होते हैं और काफी इंटरेस्ट के साथ ये सारी बातें सुनने लगते हैं। दूर ही येलिन और साओ खड़े होते हैं, जो कि इनकी बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें अजीब लग रहा होता है कि ये लोग पागल हैं जो कि इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कोई मरा हुआ इंसान आखिर जिंदा कैसे हो सकता है। वो जब इनकी बातें सुनते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब फालतू में ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि दोनों ही यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन ग्रैंडपा के फोर्स करने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके फोर्स करने की वजह से वो लोग यहाँ पे आए हैं। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है एंसेस्टर की। एंसेस्टर को जैसे ही ये लोग देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो पहले विश्वास ही नहीं होता है कि ये इनकी एंसेस्टर है। इसके बारे में इन लोगों की ग्रैंडपा बात कर रहे थे, क्योंकि एंसेस्टर दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये लिन तो एंसेस्टर को देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मुझे इनकी सर्विस करनी है तो मैं जरूर ही इनके साथ दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है।
वो ऐसा सोचता है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा और साव के ग्रैंडपा दोनों ही एंसेस्टर के सामने झुक गए हैं, वो भी घुटने टेक कर। साथ ही येन फैमिली के हेड और उनके मैनेजर भी इनके सामने झुक गए होते हैं और सभी की आंखों में चमक होती है क्योंकि वो अपने एंसेस्टर को 100 सालों की बाद देख रहे थे। सभी काफी खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। एंसेस्टर सभी को बैठने के लिए कहती है, सभी एक एक करके बैठने लगते हैं, लेकिन जो ये लिन और साव होते हैं वो अपने अपने ग्रैंडपा को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा, क्या आप इनकी बात कर रहे थे? ये तो मेरे से ही एज में कम दिखाई देती है, ये आपकी एंसेस्टर कैसे हो सकती है? सावलिन तो अपने ग्रैंडपा को उनका चश्मा पहनाने लगता है कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये सुनकर वो उसे मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो? वो कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अंधे हो। ऐसी यंग लेडी को आप एंसेस्टर कैसे कह सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि ये 100 सालों की है? ये सुनकर एंसेस्टर उनसे कहती है कि क्या तुम लोगों ने अपने ग्रैंडसन को मेरे बारे में बताया नहीं है? तब ये लिन को अपने ग्रैंडपा की बताई गई बात याद आती है जो कि आने से पहले वो उसे कह रहे थे। वो बताते हैं कि उनकी एंसेस्टर कुछ अलग है। ये लिन को उनकी बात उस समय तो समझ में नहीं आती, लेकिन इसमें वो बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी साव भी उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की इनकी एंसेस्टर हो सकती है या फिर ये 100 सालों की हो सकती है? ये लिन कहता है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। वैसे भी मेरे ग्रैंडपा यंग रहने के लिए काफी सारी चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और जिस एंसेस्टर की ये बात कर रहे हैं वो तो इतनी ज्यादा यंग है कि खाने पीने से भी कोई उतना ज्यादा यंग नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो बात जरूर होगा। ऐसा कहते हुए वो एंसेस्टर से बात करने के लिए आगे आता है और कहता है कि मिस देखिए, मुझे पता है कि आपने मेरे ग्रैंडपा को अपनी बातों में फंसा लिया है, लेकिन मैं आपकी बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए आप मुझे पहले प्लीज सच्चाई बता दो। वो बातें कर ही रहा होता है, तभी बाहर से एक नौकर भागते हुए आता है और एंसेस्टर के हाथ में एक लेटर देता है जो कि वही परिवार की तरफ से होता है। लेटर को मैपल ने लिखा होता है, इसलिए उस लेटर में उसका एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। उसमें वो बड़ी ही एटीट्यूड के साथ लिख रहा होता है कि अगर कोई एंसेस्टर है और वेई, मेरा मतलब है कि मिस्टर वेई को अगर वो जानता है तो उसे बचाने के लिए उनके परिवार में आ सकता है। अगर आप समय के अनुसार नहीं आते हो तो मैं उसे खत्म कर दूंगा और ये साबित कर दूंगा कि एंसेस्टर कोई भी नहीं है। एंसेस्टर उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि काफी समय बाद मैंने ऐसे लेटर को पढ़ा है। चैन कहता है कि एंसेस्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस फैमिली ने जिस पर्सन को अडॉप्ट किया था वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घमंडी है। वो हमारे साथ विद्रोह करना चाहता है उस ड्रैगन फैन की वजह से। ये सुनकर तो सभी मैपल के ऊपर भड़कने लगते हैं और एंसेस्टर से कहते हैं कि वो उनका हिसाब करे, लेकिन उससे पहले वो अपने सेवक को चुन ले। ऐसे कहते हुए दोनों परिवार के हेड आगे आते हैं और अपने अपने पोते को आगे करते हैं ताकि एंसेस्टर उनमें से किसी एक को अपने सेवक के रूप में चूज करे। उन्हें ऐसे देखकर तो एंसेस्टर शांत ही रह जाती हैं और चैन उन्हें देख रहा होता है कि इनके मन में कितना ज्यादा लालच भरा हुआ है। और दूसरी तरफ जो येन फैमिली के हेड होते हैं वो भी अपने मैनेजर से जी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दोनों परिवार के टेंशन यहाँ पे है, आखिर जी कहाँ पे है। तभी यहाँ पे जी भी ऐसा आता है अपने अनोखे अंदाज में जो कि गिरने से बचता है। ये देखकर एंसेस्टर और चैन उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर तीनों परिवार आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं कि आखिर एंसेस्टर का अगला सेवक कौन होगा। उन्हें शांत करने के लिए एंसेस्टर के हाथ में जो चिट्ठी होती है उसमें वह आग लगा देती है और वह सबके सामने जल जाती है। अब ये देखकर तो गेलिन और साव दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। दोनों ही सामने से कहने लगते हैं कि वो एंसेस्टर के सेवक बनना चाहते हैं। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब जी भी सामने आ जाता है और वो भी बताता है कि वो भी एंसेस्टर का सेवक बनना चाहता है। अब जब एंसेस्टर तीनों में से किसी एक को अपना सेवक नहीं चुन पाती है, इसलिए वो सभी को अपने साथ वही परिवार में जाने के लिए कहती है और सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। रास्ते में तीनों यंग मास्टर आपस में ही लड़ने लगते हैं कि आखिर वह एंसेस्टर का कौन सेवक बनेगा, जिस वजह से जो चैन होता है वो फायदा उठा लेता है और यंग मास्टर के साथ हमेशा रहता है। साथ ही वो इन तीनों को चिढ़ाने भी लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम वही परिवार का सीन देखते हैं जहाँ पे मैपल एंसेस्टर का इंतजार कर रहा होता है, वो भी बहुत सारे लोगों के साथ। यहाँ पे उसने अपने बॉडीगार्ड के बीच में वही परिवार के हेड और उनकी पोती को रखा होता है। काफी समय बाद जब एंसेस्टर नहीं आती है तब वो उनके पास आता है और उन्हें बुरी तरीके से पीटते हुए उनसे ड्रैगन फैन के बारे में पूछने लगता है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है। तब वो उनके पोते को पीटने लगता है, जिस वजह से वो लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें मारने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन मैपल उन्हें फिर भी मारता है और कहता है कि मुझे पता है कि ड्रैगन फैन के बारे में तुम लोगों को पता है, क्योंकि तुम दोनों जब स्टडी रूम में उस ड्रैगन फैन के बारे में बात कर रहे थे मैंने छुपकर तुम लोगों की बातें सुनी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हैंक के ग्रैंडपा जब उसे ड्रैगन फैन के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन सा फैन किस तरीके से काम करता है, तभी मैपल ने उनकी बातें सुन ली थी। सच्चाई जानने के बाद भी हैंक मैपल से झूठ बोलता है और कहता है कि ये सारी बातें अफवाह है, मेरे ग्रैंडपा ने ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन मैपल को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके गले को घोटने की कोशिश करता है ताकि वो सच बोले, लेकिन वो नहीं बोलता है। तो वो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है और एक लकड़ी की स्टिक हाथ में लेता है और उससे हैन को मारने वाला होता है। लेकिन जैसे वो मारने वाला होता है अचानक से किसी की आवाज आती है और लकड़ी 2 टुकड़ों में टूट जाती है और उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। फिर सामने वाला गेट ओपन होता है और सामने से एंट्री होती है एंसेस्टर की। एंसेस्टर अपने ही अंदाज में यहाँ पे एंट्री लेती है, बिना कुछ कहे
वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। चैन उसके लिए रास्ता बनाता है और सामने की चेयर को साफ करता है और एंसेस्टर आराम से जाकर वहाँ पे बैठ जाती है और वही से पूछती है कि बताओ तुम कैसे हो। ये सुनकर तो मिस्टर वेई बुरी तरीके से रोने लगते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं कि उनके साथ क्या क्या बीत रहा है। लेकिन मैपल को तो ये सारी चीजें अब भी झूठी लग रही थी, क्योंकि वो कभी भी नहीं सोच सकता है कि एक खूबसूरत से दिखने वाली यंग लड़की जो कि उम्र में उससे भी छोटी दिखाई दे वो उससे ज्यादा ताकतवर हो सकती है। इसलिए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बातें करता है और कहता है कि क्या तुम ही एंसेस्टर बनने का ढोंग कर रही हो। एंसेस्टर को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें करें, इसीलिए तुम्हारी नजरें नीची होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और मैपल एक ही बार में उसके सामने झुक जाता है। उसकी नजरें तो नीचे के फर्श को टच कर रही होती है। ये देखकर उसने जितने भी बॉडीगार्ड बुलाए होते हैं वो डरने लगते हैं, क्योंकि इस समय मैपल अपनी चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले वो अपनी जगह से मूव भी नहीं हो पा रहा था। एंसेस्टर उसे देखती है और कहती है कि उसने मेरी इंसल्ट की थी और लेटर में मुझे भला बुरा कहा था, इसलिए जाओ और उसे थप्पड़ मारो। ये सुनकर चैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मैपल को एक एक करके कई सारे थप्पड़ लगाता है जब तक कि एंसेस्टर संतुष्ट न हो जाए और जब तक कि वो मुंह से खून की उल्टी ना कर दे। इसके बाद वो उसे छोड़ देता है। पहली बार अपनी ऐसी इंसल्ट देकर तो इसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो अपना गुस्सा अपने बॉडीगार्ड के ऊपर ही निकालने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग अंधे हो, मैंने तुम्हें किस लिए काम पर रखा है, तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे थे। इसके बाद वो एंसेस्टर से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें छोटी मोटी जादू ही आती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे एक दो थप्पड़ खिलाकर मेरी जगह पे मुझे फ्रीज करके मेरी चीजें तुम छीन सकती हो। ये तुम्हारे ट्रिक मेरे ऊपर ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगे। ऐसे कहते हुए वो एक बॉडीगार्ड के हाथ से उसका रड लेता है और उसे मारने के लिए सीढ़ियों से बढ़ते हुए एंसेस्टर के पास आता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, एंसेस्टर हमेशा की तरह बस हवा में अपने हाथ को लहराती है और पावर निकलता है, जिस वजह से पहले तो वो अपनी जगह पे फ्रीज होता है और फिर वो सीधा मेन गेट से जाकर टकराता है। बेचारे की हालत खराब हो जाती है और एंसेस्टर उसके ऊपर हंसने लगती है और तब जाकर जो मैपल के बॉडीगार्ड होते हैं वो मूव कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इनसे पहले एंसेस्टर ने सभी को उनकी जगह पे फ्रीज कर दिया था, जिस वजह से कोई भी मैपल की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे वो मूव होते हैं तुरंत इनमें से एक लड़की जाती है और मैपल से पूछती है कि क्या वो ठीक है। ये लिन और साओ जो होते हैं वो तो एंसेस्टर के इस पावर को देखकर काफी हैरान होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसी ताकत का यूज कैसे कर सकती है। पहली बार उन्होंने कुछ ऐसी ताकत को देखा था जिस वजह से वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुके थे और ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो जी को देखते हैं जो कि काफी शांत होता है, तब वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये सारी चीजें अजीब नहीं लग रही है। जी कहता है कि मुझे ये सारी चीजें क्यों अजीब लगेगी। कुछ समय पहले तो एंसेस्टर ने मेरे ग्रैंडपा को जो कि मर चुके थे उन्हें जीवित कर दिया था। मेरे लिए तो ये चीजें सबसे ज्यादा बड़ी थी। येलिन और साव कहते हैं कि क्या सच में तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके थे और एंसेस्टर ने उन्हें जिंदा कर दिया। हमें तो उस टाइम लग रहा था कि वो हमारे ग्रैंडपा ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। इनकी ऐसी बातें सुनकर सेवक चैन कहता है कि तुम में से किसी एक को एंसेस्टर के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है और फ्यूचर में तुम लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसे तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए इसकी आदत अब से ही डाल लो। इधर दूसरी तरफ एंसेस्टर की ताकत की वजह से मैपल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी काफी सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। इसलिए उसके बॉडीगार्ड उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंसेस्टर उन्हें रोक देती है और कहती है कि क्या मैंने तुम लोगों को परमिशन दी है यहाँ से जाने के लिए। और फिर वो मेन गेट की तरफ गुस्से से देखने लगती है। उसके पावर से मेन गेट तुरंत बंद हो जाता है। तब मिस्टर वेई मैपल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम पहले तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि एंसेस्टर जब आएंगी तब क्या होगा, अब तुम यहाँ से निकल कर तो दिखाओ। तभी हैंग भी होता है। वो एंसेस्टर से कह देता है कि इसी के हाथ में ड्रैगन स्केल फैन है। अब तो एंसेस्टर इसे और भी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैपल को इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ऐसा ही लग रहा था कि एंसेस्टर कोई अभी भी ट्रिक ही कर रही है। उसके बॉडीगार्ड भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये लेडी बहुत ही ज्यादा अजीब है, इससे पंगा हुआ ना ले, लेकिन उसके तो अपने ही एटीट्यूड होते हैं। वो एंसेस्टर के साथ भिड़ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने ट्रिक यूज कर रही हो, आखिर कब तक तुम अपने ये छोटे छोटे ट्रिक यूज करोगी। एक समय के बाद तुम्हारी ट्रिक खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसे कहते हुए वो एंसेस्टर को लड़ाई करने के लिए उकसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंसेस्टर उसकी बातों से गुस्सा नहीं होती है, बल्कि उसे अपने पावर से ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैपल उसके सामने खड़े होने की भी लायक नहीं है। वो अपने पावर की यूज करती है, जिस वजह से मैपल उसके सामने घुटने पे आ जाता है और फिर उसके सामने पूरी तरीके से झुक जाता है। उसका ईगो पूरी तरीके से नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। वो अपने सभी बॉडीगार्ड से कहता है कि अगर जो कोई भी मेरे लिए इस लेडी को मेरे सामने झुकाएगा मैं उसे मिलियन में पैसे दूंगा, साथ ही वही परिवार के भी आधे से भी ज्यादा शेयर्स मैं उन्हें दे दूंगा। ये सुनकर सभी बॉडीगार्ड के मन में लालच आने लगता है और वो बिना कुछ सोचे समझे एंसेस्टर के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी एक साथ एंसेस्टर पे हमला करने वाले होते हैं। एंसेस्टर शांत रहती है, अपने पावर का यूज करती है और सभी को उनकी जगह पे फ्रीज कर देती है। फिर अनोखे स्टाइल में टर्न होती है और सभी को गायब कर देती है। येलिन और शाओ ये देखकर तो एंसेस्टर पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन मैपल का एटीट्यूड अभी भी शांत नहीं हो रहा है। वो चीख चीख कर अपने लोगों को आवाज लगाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एंसेस्टर ने कोई ट्रिक यूज किया है, जिस वजह से उसके
बॉडीगार्ड यहाँ से चले गए हैं और कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएंगे, इसलिए वो इनकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। लेकिन चैंग उन्हें समझाता है कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो ड्रैगन स्केल फैन हमारे हवाले कर दे और यहाँ से चला जाए। वो ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है और मिस्टर वेई से बात करता है और कहता है कि तुम लोग बता रहे हो कि ये तुम्हारी एंसेस्टर है, लेकिन इसकी एज तो देखो, आखिर मैं कैसे इस लड़ी पे भरोसा कर लूँ। ये सुनकर मिस्टर वेई उसे कहते हैं कि तुम्हें बस इनकी एज देखकर ही तुम्हें नहीं बताया कि वो कैसे क्या कर सकती है। ये एज ना बढ़ाना ये तो उनकी छोटी सी बस पावर है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि एंसेस्टर के आने से पहले सुधर जाओ और उनकी चीजों को उन्हें वापस कर दो। ऐसा कहते हुए वो एंसेस्टर के सामने झुकता है और कहता है कि मैडम अब आप ही इनसे डील करो। मैपल जब अपने हार के करीब आ चुका होता है तब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ समय पहले जो कुछ भी वही परिवार उसे कह रहा था वो सारी की सारी बातें सच है। इसके बाद एंसेस्टर मैपल से बात करती है। वह कहती है कि तुम्हें वही परिवार ने गोद लिया था, तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम तो उनके साथ ही गद्दारी कर रहे हो। इसके बाद वो मिस्टर वेई से बात करती है और कहती है कि बताओ इसके साथ क्या करनी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर वेई उसे कहते हैं कि ये सब उनकी गलती है और अब आगे की सारी चीजें वही डिसाइड करे कि आगे क्या करना है। ऐसा कहते हुए उनका तबीयत खराब हो जाता है और वो फर्श पे नीचे गिर जाते हैं। साथ ही जो उसका पोता होता है वो भी मार खाने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो भी बेहोश हो जाता है। जब जी आगे बढ़कर मिस्टर वेई की सांसें चेक करता है तब वो देखता है कि सांसें उनकी नहीं चल रही हैं। सभी ये देखकर डरे होते हैं, लेकिन एंसेस्टर कहती है कि जब तक वो यहाँ पे है कोई भी मर नहीं सकता है। फिर वो अपना हाथ हवा में लहराती है और जादुई तरीके से एक मेडिसिन की डिब्बी उसके हाथ में आ जाती है। फिर वो डिब्बी अपने सेवक चैन को दे देती है और चैन उस मेडिसिन को जी को दे देता है। फिर दोनों मेडिसिन को दोनों को खिला दिया जाता है। थोड़े ही देर के अंदर मिस्टर वेई और हैंक दोनों पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। उनके बॉडी पे जितने भी जख्म लगे होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जान बचाने की वजह से दोनों एंसेस्टर के सामने झुकते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैपल ये सारी चीजें देखकर बुरी तरीके से डरने लगता है। इसके बाद एंसेस्टर उससे बात करती है और कहती है कि अच्छा होगा कि तुम्हारे लिए तुम ड्रैगन स्केल फैन अब मेरे हवाले कर दो। मैपल तो ये सारी चीजें देखकर अंदर से बुरी तरीके से डर चुका होता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर ये सच में इतनी ही ज्यादा ताकतवर है तो ये मुझसे ड्रैगन स्केल फैन क्यों मांग रही है। जरूर इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जब तक वो चीज मैं इसे नहीं देता हूँ तब तक ये मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा सोचते हुए वो एंसेस्टर को फिर से उकसाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती हो क्योंकि तुम्हें ड्रैगन स्केल फैन चाहिए। एंसेस्टर कहती है कि अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए वो चीज मुझे वापस करने में। ये सुनकर वो उसे कहता है कि इन सभी को जान से मार डालो और इनकी प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो, साथ ही कुछ सालों तक मेरा साथ दो और उसके बाद ड्रैगन स्केल फैन मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। एंसेस्टर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सौदा करूंगी और वो भी उस ड्रैगन स्केल फैन के लिए। तुमने पहले ही मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय है। ऐसा कहते हुए वो अपने पावर का यूज करती है और उसे थोड़ी ही देर के अंदर खत्म कर देती है, क्योंकि एंसेस्टर अपने पावर से भी ड्रैगन स्केल फैन का पता आसानी से लगा सकती थी। लेकिन बस वो यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि सभी चीजें बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। मैपल के मर जाने के बाद वेई परिवार के हेड अपने पोते हैंक को आगे करते हैं ताकि वो एंसेस्टर को सर्व कर सके, लेकिन एंसेस्टर उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और वो इन्हें भी नया रूल बता देती है कि वो इस बार किसी एक परिवार के ही वारिस को चूज करेगी अपने सेवक के रूप में। ये सुनकर वेई परिवार के हेड सोचते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने जब उनकी थोड़ी सी मदद की थी तब उससे ही उनका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, इसलिए वो इस बार अपने पोते को आगे करने की पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एंसेस्टर आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पोते को पहले ट्राई करें। अगर वो सही होगा तो आप उससे अपने साथ रखना, लेकिन अगर वो सही नहीं होता है तो आप उसे छोड़ सकते हो। ये सुनकर एंसेस्टर कहती है कि ठीक है। मतलब कि पहला चांस हैंक को मिल जाता है एंसेस्टर को सर्व करने के लिए। ये देखकर तो सभी उसके तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मानो हैंक ने इन सभी का सबसे कीमती खिलौना उनसे छीन लिया है। फिर जे भी एंसेस्टर के साथ बात करने के रास्ते ढूंढने लगता है और कहता है कि एंसेस्टर जब मैपल मर गया तो आप उस ड्रैगन फैन का पता कैसे लगाओगे। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती हैं और दिशा दिखाने वाली चीज उनके हाथ में आ जाती है और वो डायरेक्शन दिखाने लगती है। फिर जैसे वो अपने हाथ को आगे करती हैं, ये लिन तुरंत आगे आता है और चैन को धक्का देते हुए उसकी पोजीशन उससे छीन लेता है और फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये जो लड़के होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, क्योंकि वो एंसेस्टर के दिल में अपना पहला जगह बनाना चाहते थे, इसलिए बाकी के जो लड़के होते हैं वो ये लिन की जगह को भी उससे छीन लेते हैं, जिस वजह से चैन एंसेस्टर के साथ वापस से चला जाता है। फिर सभी लड़के आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं कि वो एंसेस्टर के साथ जाएंगे, लेकिन सबकी लड़ाई में चैन फायदा उठा लेता है और जब सब आपस में लड़ रहे होते हैं दरवाजे की तरफ, तब एंसेस्टर चैन के साथ चली जाती है। ये देखकर सभी लड़कों को समझ में आ जाता है कि इनकी लड़ाई में कोई और अपना फायदा बना रहा है, इसलिए सभी अपनी लड़ाई को बीच में रोक देते हैं और वापस से एंसेस्टर के पीछे जाने लगते हैं। धीरे धीरे एंसेस्टर का पीछा करते करते वे लोग वेई परिवार के तहखाने में जाते हैं, जहाँ पे मेपल ने मिस्टर वेई को और हैंक को काफी समय तक बंद करके रखा था। वहीं पे उन्हें ड्रैगन फैन के होने का सबूत मिलता है, जिस वजह से वो लोग मिट्टी भी खोदने लगते हैं, क्योंकि वो चीज मिट्टी की तरफ इशारा कर रही थी। थोड़ी देर ही मिट्टी खोदने के बाद मिट्टी के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है। वो लोग उससे बाहर निकाल लेते हैं, जिसके अंदर ड्रैगन स्केल फैन होता है, जिसे नंगे हाथों से छूने के लिए चैन सभी को मना करता है, क्योंकि इस ड्रैगन स्केल फैन के अंदर इतनी ताकत थी कि कोई इंसान
अगर इस पावरफुल वस्तु को कोई टच भी कर लेता है नंगे हाथों से तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। यही नहीं, उसकी पूरी फैमिली भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। लेकिन एंसेस्टर उसे अपने खाली हाथों से ही पकड़ लेती है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें आम थी। और उसके बाद वो फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है कि उसके पास ये ड्रैगन स्केल फैन कहाँ से आया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये किसी छोटे लड़के का होता है। वैसे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है लेकिन दिखने में वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन उसकी आयु एंसेस्टर से कम नहीं होती है। वो ड्रैगन स्केल फैन को एंसेस्टर को देता है ताकि वो उसे कुछ समय तक संभाल कर रख सके। साथ ही वो एंसेस्टर से कहता है कि अगर वो उसे गुम कर देती है तो वो उस छोटे से लड़के को कभी ढूंढ नहीं सकती है। अब समय पूरा हो गया था उस छोटे से बच्चे का वापस आने का, इसीलिए एंसेस्टर उस चीज को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे वापस कर दे। लेकिन जब वो फैन को अपने हाथों में लेती है तब उसे महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। चैन पूछता है कि एंसेस्टर से क्या हुआ, तब वो बताती है कि ये नकली है। ये बात सुनकर तो सभी के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है क्योंकि किसी ने भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं इमेजिन किया था। सभी ये सुनकर सोचने लगते हैं कि आखिर वो कैसे पता लगाएं कि वो ड्रैगन स्केल फैन कहाँ पे है, क्योंकि मैपल मर चुका है और उस पर्सन को ढूंढने का कोई भी सुराग नहीं है। लेकिन जी ये सारी बातें सुनकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो सोचता है कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है एंसेस्टर के क्लोज जाने का। इसीलिए वो एंसेस्टर से कहता है कि ये सारी चीजें उसके फैमिली वालों की गलती है कि वो ड्रैगन स्केल फैन को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाए, और इसीलिए वो अपनी गलती सुधारने के लिए उस चीज को वापस से ढूंढ कर उनके पास लाएगा, लेकिन उसे बस 1 महीने का समय चाहिए। ये सुनकर हैंक भी पीछे नहीं हटता है, वो भी सामने आ जाता है और एंसेस्टर से कहता है कि ये उसके फैमिली की गलती है, इसीलिए वो ड्रैगन स्केल फैन को उन्हें ढूंढ कर देगा और उसे तो बस 2 वीक का ही समय चाहिए। अब इन दोनों को इस सब्जेक्ट पे बोलते हुए देखकर येलिन और शाओ कहाँ पीछे हटे, वो भी धीरे धीरे आगे आ जाते हैं और समय को कम करते जाते हैं ताकि वो लोग अपनी काबिलियत साबित कर सके और एंसेस्टर के सामने अपना इम्प्रेशन बना सके। लेकिन एंसेस्टर खड़ी होती है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का ही समय देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सभी यंग मास्टर अपने अपने ग्रैंडपा अपने डैड के पास कॉल करते हैं और उस ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और 6 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन ये चारों कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं। ये सारी चीजें चैन भी दिख रहा होता है और वो समझ आता है कि इन बच्चों से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपने कनेक्शन का यूज करता है और किसी के पास कॉल करता है और ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। बदले में वो अपनी प्रॉपर्टी देने का उस पर्सन से वादा करता है। धीरे धीरे समय बीता है और 3 घंटे का समय और निकल जाता है। कुछ ही समय के बाद एक एक करके चारों यंग मास्टर के पास उनके ग्रैंडपा उनके डैड का कॉल आता है और वो ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और एंसेस्टर को बताने के लिए भागते हैं और इस समय भी ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं आगे पहुंचने के लिए। किसी तरीके से लड़ झगड़ कर आखिर में जाकर जब वो एंसेस्टर के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि चैन ने तो पहले ही ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और इसे एंसेस्टर को दे भी दिया है। ये देखकर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि जब तक ये यहाँ पे रहेगा तब तक वो एंसेस्टर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनकी दुश्मनी अब आपस में नहीं होनी चाहिए बल्कि चैन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें चैन का जगह ही उनसे छीनना है। एंसेस्टर रिपोर्ट पढ़ने के बाद सभी को देखती है और उन्हें अपने पास बुलाती है और कहती है कि बताओ तुम्हें ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में कितना पता है। जी कहता है कि मुझे पता लगा है कि वो ड्रैगन स्केल फैन वही परिवार से गायब हुआ था। जितना मुझे पता लगा है उसे ये पता लगा है कि इस परिवार में एक नौकर था जिसका नाम नैनसेंग था और उसने ही ड्रैगन स्कैन फैन को चुराया था। बाद में उसने पैसों के लिए उसे सू परिवार को दे दिया, लेकिन जैसे ही सू परिवार ने ड्रैगन स्कैन फैन को टच किया उनकी बुरी किस्मत स्टार्ट हो गई। अब इससे आगे वो कुछ कह पाए उससे पहले हैंग उसे चालाकी से शांत कर देता है और बताता है कि आगे की स्टोरी अब मैं बताऊंगा। कहता है कि उसके बाद वो लोग धीरे धीरे बैंकक्रप्ट होने लगे और उनकी फैमिली भी खराब होने लगी। फिर आगे येलिन और शाओ ये दोनों भी कैसे शांत रहते, बारी बारी से वो भी हैंक को भी शांत कर डाल देते हैं और ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में बताने लगते हैं कि जब से ड्रैगन स्कैन फैमिली सू फैमिली के पास गई है और उन्होंने इसे टच किया है उनकी बुरी किस्मत स्टार्ट हो गई। उन्होंने इतने सालों में जो कुछ भी अपने परिवार में हासिल किया था वो सभी हाफ मंथ में बर्बाद हो चुके हैं। एंसेस्टर कहती है कि जैसा मैंने सोचा था। तभी जी के पास सू परिवार की बेटी का कॉल आता है। जी उसे रिसीव करता है। तब सू परिवार की डॉटर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडपा पिछले 10 सालों से बीमार चल रहे थे और हाल फिलहाल में उनकी डेथ भी हो चुकी थी। लेकिन साथ ही रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि तुम्हारे फैमिली में कोई एंसेस्टर है जिसने उनकी जान फिर से बचा ली। क्या ये सारी बातें सच है? जी कहता है कि हाँ ये सारी बातें सच है। ये सुनकर वह कहती है कि मेरे परिवार में इस समय काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या तुम मेरे परिवार की मदद कर सकते हो? अपने एंसेस्टर से कह के क्या तुम हमारे फैमिली के प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हो? अब एंसेस्टर उनकी सभी बातें सुन रही होती है और जी जैसे उनसे पूछता है तब वो हाँ में जवाब देती है और इसके बाद सभी सू परिवार की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सू परिवार के घर को देखते हैं जहाँ से एक मास्टर गुजर रहे होते हैं। दरवाजे पे लगे एक पर्ची से उन्हें पता चलता है कि इन्होंने किसी चीज को टच किया है, उसके बाद इनके परिवार पे बुरी किस्मत छा गई है। मास्टर ये पढ़कर तुरंत समझ जाते हैं कि ये लोग ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में बात कर रहे हैं। तभी घर के मुखिया बाहर आते हैं और मास्टर को अपने साथ घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे सभी यंग मास्टर एंसेस्टर के साथ पहुंच जाते हैं। चैन जैसे उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए
आगे बढ़ता है। इस बार सभी यंग मास्टर साथ हो जाते हैं और चैन को साथ में साइड करते हैं। इसके बाद एक यंग मास्टर आगे बढ़ता है और एंसेस्टर को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे सू फैमिली की डॉटर उनका बहुत ही अच्छे तरीके से घर के अंदर स्वागत करती है। दूसरी तरफ हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेरेंट्स पहले ही मास्टर को घर के अंदर बुला चुके होते हैं और उनके हाथों में ड्रैगन स्कैन फैन उसके हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं कि जब से उन्होंने इस चीज को टच किया है तब से उनकी बुरी किस्मत स्टार्ट हो चुकी है। बात करते टाइम मास्टर उस ड्रैगन स्कैन फैन को अपने हाथों में थाम लेते हैं और इसे चेक करने लगते हैं कि क्या ये रियल है या फिर फेक। लेकिन जब सू फैमिली के हेड मास्टर के हाथ में उस ड्रैगन स्कैन फैन को देखते हैं तब वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने नंगे हाथों से पहले इसे पहली बार टच किया था तब उसे पहली बार वो अपने हाथों में उसे सह नहीं पाए थे और तब से ही उनकी बुरी किस्मत स्टार्ट हो गई थी। लेकिन वो देखते हैं कि मास्टर ने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया है, इसलिए वो सोचते हैं कि अब उनके हाथ एक अच्छा मास्टर लग गया है जो कि उनकी बुरी किस्मत से उन्हें बाहर निकाल सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मास्टर ने तो पहले से ही ग्लव्स पहना होता है जो कि काफी ताकतवर होता है, जो कि ड्रैगन स्कैन फैन की ताकत को और उसके खतरे को मास्टर को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा होता है। आगे मिसेस सू बताने लगते हैं कि उनके परिवार में 6 महीने पहले ये ड्रैगन स्कैन फैन आया था, तब से ही उनकी बुरी किस्मत स्टार्ट हो गई है। एक बार की स्टोरी वो बताती है कि जब वो लोग साथ में सिंपली खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक से खाने के अंदर से बड़ी बड़ी सुइयां अचानक से निकलने लगी। फिर जब वो लोग मार्केट जा रहे थे तब अचानक से उनके सामने फ्लावर पॉट गिर गया था। ऐसे ही छोटी मोटी कई सारी बुरी चीजें उनकी लाइफ में होती जा रही हैं और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर भी रही हैं। इसलिए वो मास्टर से मदद चाहते हैं। मास्टर उनकी सारी बातें सुनते हैं और अपने बॉस के बारे में याद करते हैं। मास्टर का बॉस वही छोटा लड़का होता है जिसका वो ड्रैगन स्कैन फैन असल में था। जब उसे कुछ समय पहले गलत तरीके से चुरा लिया था तभी उसे अपने ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मास्टर को भेजा ताकि वो उसकी चीज को वापस लाए। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी था, इसलिए उसने मास्टर से कहा था कि जिसने भी मेरी इस चीज को चुराई है उसे तुम खत्म करके ही वापस आना। जिसके लिए उसने हार्ट से जुड़े हुए एक छोटे से कैंडल को उसके हाथों में सौंप दिया होता है और कहा होता है कि जिस फैमिली ने इसे चुराया होगा उसे उसके हाथों में सौंप देना ताकि इसे जलाने के बाद वो पूरी फैमिली पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। इस बात से अनजान जब ये लोग मास्टर से मदद मांगते हैं तब मास्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आप सभी को वापस से नॉर्मल कर दूंगा। ऐसे कहते हुए वो हार्ट से जुड़ी छोटी सी कैंडल को उनके हाथों में सौंप देता है और कहता है कि इसे जलाने के बाद आप लोग ठीक हो जाओगे। तभी यहाँ पे उनकी डॉटर एंसेस्टर को लेकर पहुंच जाती है। एंसेस्टर यहाँ पे पहुंचती है तब मास्टर को उसकी शक्तियों का आभा होता है और वो उसकी ऑरे से महसूस कर लेता है कि ये तो उसके बॉस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सू फैमिली की डॉटर एंसेस्टर के बारे में अपने डैड को बताने लगती है, लेकिन डैड उसकी कम उम्र देखकर उसके ऊपर शक करते हैं और कहते हैं कि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तभी एंसेस्टर उनके हाथ में दिए हुए छोटे से कैंडल को देखती है और कहती है कि इससे आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मास्टर ये सुनकर हैरान होता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता, इसे तो सिर्फ उसके बॉस ने दिया था और उसके बॉस के अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन वो तो यहाँ पे अपनी मास्टर की चीज लेकर जाने के लिए आया होता है और साथ ही सू फैमिली को सजा देने के लिए आया होता है, इसलिए वो उनके ऊपर दबाव डालता है कि वो इस चीज का यूज करें। पिता इसके लिए मान जाते हैं और साथ ही एंसेस्टर की बेइज्जती करने लगते हैं। तब चैन खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंसेस्टर की इंसल्ट करने की। मिस्टर सू कहते हैं कि उन्हें इस छोटी लड़की पे भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर पे भरोसा है। एंसेस्टर कहती है कि लेकिन वो तो यहाँ पे आप लोगों को बचाने के लिए नहीं आया है, क्योंकि जब आप इस छोटे से कैंडल को जलाओगे तब आपको चुराए गए चीज का सजा मिलेगा। एंसेस्टर को उन लोगों को बचाते हुए देखकर मास्टर अपना काम करने के लिए उनके ऊपर दबाव फिर से डालने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, और वैसे भी मिस्टर सू अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुनकर इसके बाद वो उन्हें रोकने लगते हैं। तब मास्टर एंसेस्टर की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये बुक से थोड़ी तंत्र विद्या सीख ली है, जिस वजह से वो यहाँ पे शो ऑफ मारने के लिए आई है। ये बात एंसेस्टर को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अपने पावर का यूज करती है और अपनी जगह पे बैठे ही उससे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद मिस्टर सू की डॉक्टर एंसेस्टर के बारे में समझाने की कोशिश करती है और साथ ही यन फैमिली के बारे में बताने लगती है कि यन फैमिली के हेड मर चुके थे, लेकिन इन्होंने ही उसे थोड़ी देर के अंदर जिंदा कर दिया था। साथ ही वो अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए अपने डैड को यंग मास्टर से इंट्रोड्यूस भी कराती है। लेकिन जी की बातें सुनने के बाद भी मिस्टर सू को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और अपनी बेटी को थप्पड़ तक मार देते हैं और फिर वो ड्रैगन स्कैन फैन को मास्टर के हवाले कर देती है। मास्टर उसे ले लेती हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और इस खतरनाक चीज को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सिस्टर कहती है कि तुमसे किसने कहा कि ये खतरनाक चीज है, वैसे भी वो मेरी चीज है और मेरे बुलाने पे मेरे पास आ भी सकती है। मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड सिस्टर कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसे आदेश देती है और उसके आदेश पे वो ड्रैगन स्कैन फैन उस बॉक्स से बाहर निकलता है और उसके हाथों में चला जाता है। वो उसे लेती है और पंखे की तरह उसे हिलाने लगती है। मास्टर ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसने इसके लिए ग्लव्स पहने थे ताकि वो उसे टच कर सके, लेकिन वो तो नंगे हाथों से उसे छू रही है और उसे कुछ हो भी नहीं रहा है।
फिर वो सोचता है कि वो कौन हो सकती है और एंसेस्टर के बारे में बताने के लिए वो तुरंत अपने बॉस के पास चला जाता है। मास्टर की चाहते हैं मिस्टर सू उस कैंडल को जलाने लगते हैं। उनकी बेटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उसकी बातें नहीं सुनते हैं और कैंडल को जला देते हैं। इसके बाद वो लोग एंसेस्टर के सामने शो ऑफ भी करने लगते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एंसेस्टर उन्हें स्टूपिड कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अचानक से मौसम खराब होने लगता है। अचानक से मौसम को इस तरीके से बदलते हुए सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन जी कहता है कि लास्ट टाइम जब मेरी माँ ने एंसेस्टर की बातें नहीं सुनी थी तब मरने से पहले ऐसे ही माहौल हुआ था। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे मौसम और भी ज्यादा खतरनाक होने लगता है। फिर सू परिवार का जो पूजा घर होता है वो धीरे धीरे तबाह होने लगता है और पूर्वजों की पट्टी नीचे गिरने लगती है और टूटने लगती है। साथ ही मिसेस सू ने जो 30 साल पुरानी अपनी कंगन पहनी होती है वो भी टूट जाती है। अब उनके दिल में अचानक से डर पैदा होने लगता है। आसपास की चीजें देखकर वो लोग पूरी तरीके से डरने लगते हैं क्योंकि घर में अचानक से आग लग जाता है और उनके घर पे पानी भी नहीं होता है। तब उनकी डॉटर एक बार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग गलत थे और उन्होंने गलत का साथ दिया, इसलिए अब उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। साथ ही वो यंग मास्टर की फोटो उसके ग्रैंडपा के साथ अपने मॉम एंड डैड को दिखाने लगती है। तब जाकर इन्हें विश्वास होता है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एंसेस्टर से माफी मांगने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ पे सभी उसके साथ होते हैं। जी एंसेस्टर से कहता है कि अगर वो लोग आकर आपसे माफी मांगते हो तो क्या आप उन्हें बचाओगे। एंसेस्टर कहती है कि उसके पेरेंट्स मुझे दोबारा जिंदा नहीं देख सकते हैं। इसके बाद वो एक चाय की कप निकालती है और उसे जी को दे देती है और कहती है कि जब वो आए उन्हें ये दे देना। दूसरी तरफ हम सू फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में येन फैमिली के पास पहुंचते हैं क्योंकि रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी। फिर सू फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो लंगड़ते हुए चोट खाते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन जैसे वो घर के अंदर कदम रखने वाले होते हैं उनका पैर फिसलता है और दरवाजे की कोने से उनके सिर पे टक्कर लग जाती है और उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनके कदम पीछे हटने लगते हैं, जिस वजह से उनका पैर एक कटे हुए तार से लग जाता है जिसमें अभी भी करंट होता है और अचानक से करंट पास होने की वजह से उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। सू फैमिली अपने पेरेंट्स की इस तरीके की डेथ देखकर बुरी तरीके से रोने लगती है। तब यहाँ पे जी आ जाता है जो कि उसे संभालता है और उस चाय को उसे पीने के लिए देता है और उसे बताता है कि उसे पीने के बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही वो सोचता है कि जैसा एंसेस्टर ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद वो अंदर जाता है और एंसेस्टर को बाहर हुई सभी चीजों के बारे में बता देता है। एंसेस्टर कहती है कि ऐसा ही होने वाला था। तभी जी के पास बाहर से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि घर के दूसरी तरफ कुछ लोग आए हैं जो कि हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर अपने बॉस को लेकर आया होता है और ड्रैगन स्कैन फैन के बारे में बताया होता है कि इसी घर का कोई पर्सन सू फैमिली के पास गया था जिसने उस ड्रैगन स्कैन फैन को उनसे छीन लिया। अब ये सुनकर छोटा लड़का तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने पावर का यूज करता है और एक ही बार में सभी स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड को खत्म कर देता है। फिर वो इन सभी को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन बूढ़ा इंसान उसे समझा रहा होता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन येन उनकी बातें नहीं सुनता है। वो अपने पावर से एक बड़े से पत्थर को निकालता है जिससे उन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एंसेस्टर आती है और उसकी एक आवाज पे ही वो पत्थर नीचे गिर जाता है। वो छोटे लड़के के पास आकर खड़ी हो जाती है लेकिन छोटा लड़का उसे देख नहीं रहा होता है और जो मास्टर होता है वो छोटे लड़की को बता रहा होता है कि बॉस यही वो लड़की है जिसने आपके ड्रैगन स्कैन फैन को मुझसे छीन लिया था। तब छोटा लड़का गुस्से में दूसरी तरफ पलटता है और एंसेस्टर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते के बारे में मास्टर को कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो एंसेस्टर की बुराई अपने बॉस के सामने ही करने लगता है और कहता है कि इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसके पास बहुत सारी ताकत है। मास्टर की बातें सुनकर उसका बॉस उसके ही ऊपर टूट पड़ता है और उसे ही बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है वो कौन है। तभी एंसेस्टर उसे आवाज देती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलोगे नहीं। ये सुनकर वो तुरंत उसके पास आता है और उसे गले मिल जाता है और कहता है कि मैं आपको कितने सालों से मिस कर रहा था लेकिन आप तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ड्रैगन स्कैन फैन लेकर आना था ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रही थी। ये सुनकर वो अपनी पूरी बात बताने लगता है कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया। जब इन लोगों को पता चलता है कि ये छोटा बच्चा इतने साल का है और वह एंसेस्टर के इतने ज्यादा क्लोज है तो उन्हें जेलसी होने लगती है क्योंकि सभी को ऐसा फील हो रहा होता है कि उनका पता कटने वाला है। बाद में सभी साथ में बैठते हैं जहाँ पे एंसेस्टर छोटे बच्चे के पास ही खड़ी होती है और उससे बातें कर रही होती है। छोटा लड़का अपनी बीती बताने लगता है कि इन दिनों उसने एंसेस्टर को कितना ज्यादा मिस किया और जब तक ये फैन उसके पास नहीं था तब उसकी नेल वाली पावर भी उसके पास से चली गई थी। तब एंसेस्टर उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है। ये देखकर तो इन्हें और भी ज्यादा जेलसी होने लगती है। वो कहते हैं कि हम तो चैन से लड़ाई कर रहे थे लेकिन हमें क्या पता था कि एंसेस्टर के पास एक और नया बंदा होगा जो कि दिखने में इतना छोटा होगा लेकिन उम्र में हमसे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। तब छोटा लड़का अब से हमेशा एंसेस्टर के साथ रहने की बात करता है। तब ये लोग भी पीछे नहीं हटते हैं, सभी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि वो भी उसके साथ रहना चाहते हैं और सभी एक साथ मिलकर एंसेस्टर को गले लगा लेते हैं और इसी स्वीट सी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आप सभी को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कि आप सभी अपनी लाइफ में एक ऐसे ब्यूटीफुल एंसेस्टर को चाहते हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।